कुछ लोग वर्कआउट करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको ये फियर होता है कि बहुत दर्द होगा, बॉडी में पेन होगा, इस वजह से वो वर्कआउट नहीं करते. सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, what advice would you like to give them? The best advice is you have to follow the process. Soreness is good for your body. Yeah. Hypertrophy is good for your body. आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है. वार्म अप में सिर्फ हाथ कंधे हिलाना और जंप करना ही वार्म अप नहीं है. स्पेसिफिक वार्म अप होते हैं. हर कोई इंसान जिम जाते ही सबसे पहले अपना रिस्ट मूवमेंट चालू कर देते हैं. थोड़ा जंपिंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जैक एंड जंप जो भी शोल्डर रोटेशंस और ये सब करके वो कंप्लीट कर देते हैं. दे थिंक कि मूवमेंट इज वार्म अप, बट मूवमेंट तो मोबिलिटी के अंदर आता है. वार्म अप इज उस मसल को एक्चुअली में वार्म करना, रेडी करना, प्रिपेयर करना. उसके बाद एट द एंड कूल डाउन इज नेसेसरी. कूल डाउन मतलब स्टैटिक स्ट्रेचेस. आप जेंटल स्ट्रेचेस लेके और फिर आप आराम से घर जाइए. और अगर मैं और स्पेसिफिकली जाऊं तो कंप्रेशन गियर पहन के आप सोइए. कंप्रेसिव गियर्स, जो कंप्रेसिव थोड़े क्लोथिंग आती है, अच्छा, आप अगर वो पहन के सोएंगे तो वो एक ब्लड, वो उस एरिया को थोड़ा सा होल्ड करके रखेगी. अच्छा. और वो कंप्रेशन क्रिएट करेगा गुड ब्लड फ्लो ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पर अपने हाथ पे बहुत देर तक ऐसे पकड़ के रख दूं और फिर छोड़ूं तो रेडनेस आपको दिखेगी. तो यानी ब्लड फ्लो आ गया है वहां पर. What are the most common mistakes you see people make in the gym? बहुत सारी मिस्टेक्स है. किसी को रेप्स और सेट के बारे में इतना ज़्यादा फोकस्ड कोई सेंट्रिक चल ही नहीं रहा है. हर कोई यही सोच रहा है कि 10 रेप्स एंड 3 सेट ही चलते हैं. बट 10 रेप और 3 सेट का वो ज़माना चला गया है. अब आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है. अब वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है. स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, हाइपरट्रोफी इज डिफरेंट एंड पावर इज डिफरेंट. तो इन सीजन में हम पावर पे फोकस करते हैं, दैट इज 3 to 6 रेप्स ओनली. हम रेप्स कम करते हैं, वेट्स ज़्यादा रखते हैं. हाइपरट्रोफी सीजन में हम लोग ऑफ सीजन में वेट्स को हम बढ़ा सकते हैं और हम रेप्स भी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली. 10 रेप्स से ज़्यादा कर सकते हैं हम. सिमिलरली स्ट्रेंथ में आप उसको मेंटेनेंस में लेके आते हैं कि वो मेंटेन रहे आपकी स्ट्रेंथ. उसमें आप फिर मोबिलिटी और ये सब करते हैं. तो जने सिर्फ 10 रेप्स और 3 सेट पे चल रहे हैं. वो सबसे बड़ी एक तो गलती है. दूसरा, कई बार फॉर्म गलत हो जा रहा है, ओवरलोड हो जा रहा है, ओवर यूज हो जा रहा है. अंडर ट्रेनिंग इज गुड, नो प्रॉब्लम. आपने आज थोड़ा अंडर ट्रेन किया, आपने आज 4 सेट ही मारे, उसमें आपको थोड़ा हैवी फील हो रहा है, कोई बात नहीं, आप घर जाके आराम से रेस्ट कर लीजिए अपने नॉर्मल रूटीन करके, कूल डाउन, वार्म अप, ये सारा वाला. अगर आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको एट द एंड इंजरी कॉज करेगी. और इंजरी फिर आपको रोकेगी फॉर नेक्स्ट 5 to 6 weeks. राइट. आपको वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ आप मोहब्बत करते हैं. एक्चुअली बहुत लोग जिम में जाके ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं. कि मैं भी उठा सकता हूँ और मुझे करना है. सो ईगो में आके अपना नुकसान हमेशा ही होता है. और अगर नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो सच में यही होता है, ईगो लिफ्टिंग वाला फैक्टर. और यहीं पर प्रोफेशनल्स की बात की जाए जिनको पता है कि ये चीज़ें उनके लिए नुकसानदायक है. आपके पॉडकास्ट के थ्रू शायद ये चीज़ें नॉर्मल इंसान को भी अब पता चलनी चाहिए कि हमें उस इंजरी फैक्टर में जाना ही नहीं है, उस जोन में नहीं जाना. वी हैव टू बी इन दैट जोन कि चाहे अंडर ट्रेन कर लेंगे बट एक ग्रेजुअली प्रोग्रेस और प्रोसेस को फॉलो करेंगे. तो प्रोफेशनल कभी भी ईगो लिफ्टिंग करता ही नहीं है. मुझे लगता है ये ईगो लिफ्टिंग या ज़रूरत और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वेट उठाना एक इमेच्योर इंसान ही कर सकता है. बिल्कुल सही बात है. जिसको लगता है कि सिर्फ ये मैं दिखाकर ही मेरा फ्लेक्स होगा. हाँ. उसको लगता है कि यार मैं जिम में जाकर सब लोग इतना वर्कआउट कर रहे हैं और क्या मैं 7.5 किलो से एक्सरसाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ. गुड पॉइंट. ये तो फ्लेक्स ही नहीं है. यस. है ना. आई कैन लिफ्ट मोर इस चक्कर में. और उसका फिर वीडियो बनवा के और पीछे थोड़ा ढन 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 वाला म्यूजिक लगाना. तो वो चीज़ उनका अभी वो शोकेस में ज़्यादा जा रहा है, शो ऑफ में ज़्यादा जा रहा है, रादर देन कि उनको प्रोग्रेस और प्रोसेस पता नहीं है अभी. और इस चीज़ को मेरे ख्याल से कोई गाइड कर भी नहीं रहा है. अगर कभी मसल स्पैज़म या पुल हो जाता है, फॉर एग्जांपल आज मैं लोअर बॉडी वर्कआउट कर रही हूँ और मेरा करते करते लेट्स से मेरे को लोअर बैक में पुल हो गया, कुछ स्पैज़म आ गया और अब नाउ आई कांट मूव, आई एम सपोज टू टेक रेस्ट. ड्यूरिंग दैट टाइम कैन आई ट्रेन माई अपर बॉडी और शुड आई सिट होम एंड डू नथिंग? यू कैन ट्रेन योर अपर बॉडी प्लस एज आई सेड, आपको याद हो तो आप उसके कॉन्ट्रालेटरल पे काम करें, आप उसके अपोजिट मसल ग्रुप को एक्टिव करें. ओके. लोअर बैक में अगर इंजरी हो गई है और वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है मूवमेंट,
Yeah. पेनफुल मूवमेंट है, तो आप उसके अपोजिट मसल को ग्रुप को ट्रेन करें, Which will be? which will be your abs, core, Okay. front of your core. But if I start training my core, will it not affect my lower back? क्योंकि अगर मुझे कोर को ट्रेन करना है, जी। मैं प्लैंक करती हूँ या Right. मैं क्रंचेस में तो मेरा पूरा लोअर बैक इन्वॉल्व होता ही बिल्कुल, है, हाँ। तो अगर मैं कोई भी कोर को ट्रेन करती हूँ तो उसमें मेरा लोअर बैक भी इन्वॉल्व होगा और वहाँ पर ऑलरेडी स्पैज्म है, हाँ, तो उस पर तो एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा, लोड आएगा। अब इसी में ही जो अपना सबसे बेस्ट पेन किलर है आइसोमेट्रिक, विदाउट मूवमेंट वहां पर लोड देना। ओके। जैसे एक डेड बग की पोजीशन होती है, हाँ, जिसमें हाँ। लोअर बैक एकदम स्टेबल है, दोनों नीज टेबल टॉप पोजीशन में है और दोनों हाथ आगे की हाथ तरफ आगे। है, उसमें हम कोर को टाइट करते हैं, अपने फ्रंट ऑफ कोर को। उसमें Okay. लोअर बैक जीरो मूवमेंट पे है, Right. एकदम स्टेबल है और कोर एक्टिवेट हो रहा है, ओके। फ्रंट ऑफ कोर एक्टिवेट हो रहा है, Right. एब्डोमेन मसल्स को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। राइट। ये चीज हो गई। साइड प्लैंक्स आप कर सकते हैं, ओके। साइड प्लैंक पेन फ्री रेंज पे जो चीज़ हो रही है उस चीज़ को फोकस करके, और जो आपने बात बोली आप अपर बॉडी ट्रेन कर सकते हैं। एज अ टॉप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, अगर किसी प्लेयर को, एथलीट को या कॉमन मैन को वर्कआउट करते वक्त या गेम खेलते वक्त इंजरी हो जाती है, तो आप किस तरह से उन्हें हेल्प करते हैं? देखिए, मैं मोहब्बत वाला आदमी हूँ, शाहरुख खान का फ़ैन हूँ, तो लव पे ज़्यादा काम करते हैं। लव इज़ वेरी नेसेसरी आफ्टर पीस। दैट इज़ L फॉर लोड, हाँ। ऑप्टिमल लोडिंग करते हैं। O फॉर ऑप्टिमिज्म, हम थोड़ा Okay. ऑप्टिमिस्टिक रखते हैं अपने प्लेयर को, अपने पेशेंट को, अपने साधारण इंसान को। टेंशन मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, तो पेशेंट वैसे ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो आते हैं हमारे पास क्लिनिक पे, अगर हमने इतना बोल दिया तो बहुत प्रॉब्लम है, आपको हिलना भी नहीं है, आपको मूव नहीं करना, आपको बेल्ट बांध के रखनी है, तो पेशेंट आधा डर में ही रहेगा कि आज बेल्ट नहीं बांधी, आज मेरे को दर्द बढ़ जाएगा। तो हम L फॉर लोड, लोडिंग स्टार्ट कराते हैं अर्ली डे पे, डे 0, डे 1 नहीं, डे 0 पे स्टार्ट कर देते हैं। इंजरी के डे 0 पे हम लोग लोड स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक रखते हैं, ऑप्टिमिज्म। V इज वैस्कुलराइजेशन, हम उस एरिया को छोड़ के वो एक्सरसाइजेस करवाते हैं जिसमें हार्ट बीट हो, ओके। हार्ट बीट पंप करे ज्यादा, उसकी हार्ट रेट बढ़े और उससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो Yeah. ब्लड फ्लो इज कैरिंग ऑल द न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, वो वहां पर और हीलिंग उसको रोल प्ले करेगा हीलिंग में। रादर देन सिटिंग, हाँ, मूवमेंट करी जाए बाकी के पार्ट्स यस। में, एंड राइट। लास्ट E इज एक्सरसाइज, कि जो इंजर्ड एरिया भी है उसको भी हम पेन फ्री रेंज में मूवमेंट स्टार्ट कराते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक इस तरह से हंच करके बैठते हैं, उससे उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हंचिंग, इफ फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट इज डेफिनेटली अफेक्टिंग द स्पाइन, ओके। क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है, हाँ, हाँ। उस डिस्क पे एक प्रेशर पड़ता है। जब भी हम फॉरवर्ड हंच करते हैं, फॉरवर्ड हंच में हमारे एक डिस्क में एंटीरियर एस्पेक्ट से प्रेशर पड़ता है, ओके। और डिस्क के अंदर होता है फ्लूइड, या वो 70% फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस। वो जब बाहर की तरफ पुश होता है, यानी पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, तो जब पीछे की तरफ पुश हो रहा है, उसमें वो कहीं ना कहीं नर्व को भी पिंच कर सकता है। तो जब वो नर्व को पिंच कर रहा है तो आपको लेग में पेन जा सकता है, सियाटिका की कंडीशंस हो सकती है, ये सब हो सकती है। तो हंचिंग फॉर लॉन्गर टाइम इज बैड, दैट्स व्हाई यू नीड टू ट्रेन योर कोर। ओके। आपको ग्लूट स्ट्रेंथिंग अच्छी रखनी पड़ेगी, हिप मोबिलिटी अच्छी रखनी पड़ेगी, और साथ ही साथ अच्छा हाइड्रेशन और स्लीप आपको हेल्प करेगा। ओके, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन इज क्रैकिंग योर नकल्स बैड? नो नो, नॉट एट ऑल। जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, और ये सब गैसेस पॉप करती हैं। ओके। सो जनरली फ्लूइड के अंदर जो गैसेस हैं, अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो ये पॉप नहीं कर रहा, मैं ऐसे लेके जाऊंगा पॉप नहीं कर रहा। अगर ये नॉर्मल एक्टिव रेंज से ज्यादा हम कुछ लेके जा रहे हैं तो पॉप कर रहा है। नॉर्मली में पॉप नहीं कर रहा है। सो यू आर क्रिएटिंग अ एफर्ट और क्रिएटिंग अ प्रेशर टू इट, जिसमें जॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा एलोंगेट कर रहा है, एक्स्ट्रा खिंच रहा है। राइट। तो जब वो खिंच रहा होता है तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एट द एंड एक टाइम तक वो लेके जाएगा और फिर वो बबल पॉप करता है, जो गैस है, विच इज नॉर्मल। विच इज नॉर्मल। ओके। तो इट इज फाइन। तो अगर पॉप कर रहा है तो अच्छी बात है, फ्लूइड है बॉडी के अंदर, जॉइंट के अंदर। अच्छा, दैट्स अ गुड साइन। फॉर अ गुड पोस्चर, व्हाट आर द हैबिट्स और टूल्स यू स्वेयर बाय? मेरा मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन पूरा पेशेंट्स को देखने में, उनको ट्रीट करने में, मोबिलाइजेशन करने में, इन सब में चला जाता है। और मैं मोर ऑफ मैनुअल पे ज़्यादा काम करता हूँ, रिहैब पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो मेरा बहुत एक्सर्शन होता है उस चीज़ में। मेरे खुद के पोस्चर अलग डिफरेंट होते रहते हैं उनको मोबिलाइज कराने में। यस। इसीलिए मुझे एट द एंड जब मैं सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं अपने आप पे एक चेन वाइज काम करता हूँ। पहले पोस्टीरियर चेन फ्रॉम योर हेड टू योर हील। हाँ। तो पूरे बैक एक्सटेंसर्स जो है मेरी, हाँ। उन सबको उल्टा लेट के अच्छा। ऑन योर स्टमक, आई गो अप
इन अ सुपरमैन पोज, और मैं होल्ड करता हूँ उसको. ओके आई होल्ड इट फॉर 20 to 30 seconds, ओके जिससे मेरी सारी मसल एकदम एक्टिवेट हो जाए. राइट और उसके बाद 20-30 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स. फिर मैं फ्रंट ऑफ माई बॉडी एंटीरियर चेन सीधा लेट के सुपाइन ऑन माई बैक, एंड देन हाथों को ऊपर करके फ्रॉम हेयर टू देयर टू Okay. टोज, पूरा ऐसे उसको करके और ताड़ासना? थोड़ा हाँ और ऊपर की तरफ उठते हैं, जिससे वो पूरा एंटीरियर चेन एक्टिवेट हो. उसमें अब दोनों चेन्स को मैंने कवर कर लिया. अच्छा पोस्टीरियर चेन में उल्टा लेट के ऑन माई स्टमक आई हैव डन दिस, तो मैं पूरा एक वो आसन ले लिया. हाँ हाँ सिमिलरली मैंने एंटीरियर चेन को भी ऐसे कवर कर दिया. ओके तो मैं थोड़ा ये करके फिर मैं मोबिलिटी प्रोग्राम कर लेता हूँ अपना, हिप का, एंकल का और थोड़ा शोल्डर का, ओके थोड़ा थोरेसिक रोटेशंस और ये सब करके, एंड देन आई एम डन. If someone wants to improve their posture, what is that one thing they should start doing today? They should start working on their similarly posterior chain. Okay. उनको एक्सटेंसर्स बहुत ज़्यादा काम करने पड़ेंगे. अगर उनको पोस्चर पे काम करना है तो उनको अपनी एक्सटेंसर्स मसल जो है, नेक एक्सटेंसर्स, बैक एक्सटेंसर, अपर बैक, लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, काफ, इनको अच्छे से एक्टिवेटेड रखना पड़ेगा. इट इज़ नॉट अबाउट ट्रेनिंग कि आप अच्छे से बल्क कर लो पूरा, बट इट इज़ अबाउट एक्टिवेशंस ओनली. Okay. आप उनको बस एक्टिवेटेड भी रखोगे, यू विल बी फाइन. आप अपने स्कैपुला के प्रेसेस ये सब करते रहेंगे थोड़ा सा, हाँ, यू विल बी फाइन. इसमें आप रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे और अच्छा फील होगा आपको. सेम आप थोड़ा सा एक्सटेंशंस ये वाले ले लेंगे, आप लोअर बैक एक्सटेंशंस ले लेंगे, ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग करा देंगे. जितना आप अपने एक्सटेंसर्स यानी पोस्टीरियर चेन को एक्टिवेटेड रखेंगे, कोबरा पोज टाइप जो सब चीजें Yes. होती हैं वो सब. पोस्टीरियर चेन को एक्टिवेशन इज वेरी गुड फॉर योर पोस्चर. आइस पैक और हीट पैक, which is better for pain relief? जब मैं आइस पैक लगा रहा हूँ तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही Constrict हो रही हैं, हैं. जिसमें ब्लड फ्लो थोड़ा कम जा रहा है वहाँ पर अब, तो पेन मैनेज हो रहा है. Okay. हाँ, वो आइस पैक जो है वो पेन को मैनेज कराता है समटाइम्स, Okay. वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के. Okay. ब्लड फ्लो वहाँ पर नहीं जा रहा, पेन उसको, क्योंकि वो थोड़ा नंब एरिया फील होने लग गया, अब उसको पेन कम फील होगा. बट फॉर द लॉन्गर टर्म वो इट इज़ बैड फॉर योर हीलिंग, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है वहाँ पर तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, हाँ, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है. तो वो हील कम होगा. बट ऐसा नहीं है कि हम आइस पैक ना लगाएं. कभी हम मैच खेल के आए हैं, कभी हम जिम करके आए हैं और हमें अगर बहुत ज़्यादा सोरनेस लग रही है तो हम आइस पैक लगा सकते हैं. उससे हम वेयर एंड टेयर की वजह से जो हमें वहाँ पर माइक्रो ट्रॉमास क्रिएट हुए हैं उसको हम रोक सकते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए. हॉट पैक हम जनरली लगाते हैं मसल स्पाज्म हो इन सब के लिए. मसल स्पाज्म हो गया, मसल टाइटनेस हो गई. जनरली अगर कभी जिम में भी किसी को मसल स्पाज्म हो जाता है, कभी नॉर्मल बैठे बैठे घर में किसी को कोई नीचे झुक रहा था और एकदम से कमर पकड़ में आ गई, उस समय आइस पैक इज नॉट गुड. उस समय हॉट पैक लगाएंगे टू क्रिएट और टू गिव मोर ब्लड फ्लो ओवर देयर. अच्छा, वहाँ पर ब्लड फ्लो भेजने के लिए हम हॉट पैक लगाते हैं. तो लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब उनको आइस पैक लगाना है, कब हीट पैक? अगर आपका मूवमेंट अलाउ हो रहा है और सिर्फ सोरनेस और पेन है ओके तो आप आइस पैक लगा सकते हैं. ओके. अगर आपका मूवमेंट अलाउ नहीं हो रहा है, मसल ने आपको गार्ड कर दिया है, तब आप हॉट पैक लगाइए. जो प्लेयर्स होते हैं बॉलिंग करते वक्त, फील्डिंग करते वक्त, उनको कभी स्पैज्म होता है या कभी पुल हो जाता है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो इंजरी होती है और सब लोग आते हैं, दे डू समथिंग फॉर, या वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए पवेलियन जाते हैं और वापस आ जाते हैं खेलने के लिए. तो 15 मिनट में क्या मैजिक होता है? ये तो फिजियो के हाथ का मैजिक है. क्या हम लोग कई ऐसी टेक्निक्स होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको नेम करता हूँ, कोट करता हूँ. जैसे पोजिशनल रिलीज टेक्निक. व्हाट इज दैट? इफ यू आर हैविंग नेक पेन, आई कैन अश्योर यू विद माई साइन आई कैन रिलीज इट इन 90 seconds. 90 seconds. आपको नेक पेन अगर कुछ भी हो रहा है, शोल्डर ट्रैप्स हो इन सब में, 90 seconds में उसको नो, सो रिकवर कर पेन इज सकता हूँ. समथिंग एल्स, बट स्पैज्म या इंजरी. स्पाज्म ही. अच्छा. एग्जैक्टली. कई बार स्पाज्म की टेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है, तो हम वो चीज़ें करते हैं. दूसरा फैक्टर आता है टेपिंग एंड ऑल. तो हम उसको टेप करा के सपोर्ट क्रिएट करते हैं, वहाँ पर एक कंप्रेशन देते हैं टेप से, और फिर हम पेशेंट को या हमारे प्लेयर को बोलते हैं नाउ यू कैन गो टू प्ले. थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं, ओके, इज इट पेनफुल और नॉट. अगर वो टेस्ट में बोलते हैं नहीं इतना पेनफुल नहीं है, आउट ऑफ 10 स्केल करते हैं NPRS में. अगर वो 3 to 4 या 5 के पहले में ही है तो वी कैन सेंड हिम बैक. और अगर नहीं तो फिर हम उनको गाइड भी करते हैं, एजुकेट करते हैं कि इट विल क्रिएट अ लिटिल मोर प्रॉब्लम फॉर यू इन नेक्स्ट मैचेस. आई थिंक यू शुड रेस्ट नाउ. तो वो चीज़ वो एक्सेप्ट भी करते हैं.
Okay. कई प्लेयर्स जो यंग एज के होते हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, भैया मेरे को जाना है, भैया मेरे को खेलना है, कोई बात नहीं आप तो स्प्रे कर दो. मैंने कहा भाई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज मोर देन टेपिंग एंड स्प्रेइंग, इट इज मोर देन दिस. आपको समझना पड़ेगा कि आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए क्या चीज़ अच्छी है. आप 18 ईयर्स की एज में आप खेलने आज चाह रहे हो, पता चले आप नेक्स्ट साल के लिए खेल ही ना पाओ हो जाए आपको, तो उस चीज़ को फोकस करें एंड वर्क विद पेशेंस, रिकवरी पे फोकस, एक्सरसाइज ये सब करते रहेंगे, डोंट वरी. तो पेन रेटिंग स्केल पे हम ज़्यादा काम करते हैं. टेपिंग क्या होता है? टेपिंग जैसे एक टेप्स आती हैं, काइनेशियो टेप आती हैं, डायनामिक टेप्स आती हैं. सो डिफरेंट स्ट्रेचेस होते हैं इसके टेप्स के. अच्छा. 100% स्ट्रेच होता है, डायनामिक टेप के 200% स्ट्रेचेस होते हैं. उसमें हम लोग वो मसल एरिया को पूरा सपोर्ट देते हैं, जॉइंट एंड मसल एरिया को. अगर शोल्डर में पेन आ रहा है, आप अभी रिसेंटली IPL देख रहे हैं, कई IPL प्लेयर्स के आप हाथों में या फिर कहीं पर भी देख लेना टेप्स लगी हुई हैं. मैंने कल ही मैच देखा था रियान पराग का, जब RR का जो मैच था राजस्थान रॉयल्स का, उसमें CSK वर्सेस RR था. और उससे भी पहले के मैचेस में मैं देख रहा हूँ रियान पराग के यहाँ पर डायनेमिक टेप लगी हुई है. सो दैट डायनेमिक टेप हैज़ 200% ऑफ स्ट्रेच और वो बायोमैकेनिकली काम करती है. Okay. तो हम उस टेप से जो बायोमैकेनिकल फंक्शन यानी उस मूवमेंट में आपको पेन आ रहा है, हम उस टेप से उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ ऑफलोड करते हैं. अच्छा. या फिर एक उसको कंप्रेशन देके हम लोग उसको स्टेबलाइज करते हैं. ये सिर्फ इंजरी के केस में ही लगाना जरूरी है? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ये इतना अच्छा फिनोमेना है तो अगर एक नॉर्मल प्लेयर भी टेपिंग कर ले तो उसको एक सपोर्ट ही मिलेगी. बट वो खुद नहीं कर पाएंगे टेप. फिजियोथेरेपिस्ट. हाँ फिजियो वो तो डेफिनेटली, क्योंकि अब जैसे हम क्लिनिक पे भी टेप्स रखते हैं, हमारे पास एक कोई नॉर्मल इंसान भी आता है तो हम अगर एक्सरसाइजेस करा रहे हैं और उनको फिर भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वी टेप इट. एक पर्टिकुलर पोजीशंस होती है, डिफरेंट स्टेबल करने की वो होते हैं, टेक्निक्स होती है, उसमें हम करके उनको टेप करके स्टेबलाइज करते हैं. थोड़ा सा बोलते हैं कि आप ये बेसिक एक्सरसाइजेस करिएगा, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ओके डॉक्टर उत्कर्ष, जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे आप? इस फील्ड ने मुझे बहुत दिया है, मैं इस फील्ड को कंटिन्यूस देते जा रहा हूँ. मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में कि व्हाट दिस प्रोफेशन हैज़ गिवन मी, आई एम गिविंग इट बैक. मैं मतलब कई फिजियोस जो हैं, जो बडिंग फिजियोस हैं, उनको भी पढ़ाता हूँ मैं, ये सब चीज़ें सिखाता हूँ. और मेरा एक मोटिव लेके मैं चल रहा हूँ लाइफ में इस समय, कि कई एथलीट्स को मैं देखता हूँ अपनी लाइफ जर्नी में, करियर जर्नी में, वो उनका पेरेंट्स का और कोच का बड़ा रोल होता है. और वो बताते भी हैं इस चीज़ को, जब वो बड़े लेवल पे पहुँचते हैं तो बताते हैं कि मतलब माय फैमिली हैज सपोर्टेड दिस मच, और मेरे कोच ने इतना ज़्यादा मेरे को ट्रेन किया, सपोर्ट किया, ये सब. मैं चाहता हूँ और एक फिजियो का रोल भी अब जुड़ जाए उनकी लाइफ जर्नी में, कि द फिजियो हैज़ सपोर्टेड मी, या फिजियो ने जो भी उनके साथ हेल्प किया उनको इंजरी फ्री रख के उनको बेस्ट परफॉर्म कराने के लिए. आई वुड से फिजियोथेरेपिस्ट्स आर हीरोज बिहाइंड द सीन्स. आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का सपोर्ट है तो हम कर रहे हैं. क्योंकि प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे अगर उनकी बॉडी ठीक से वर्क ही नहीं करेगी. तो